हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम भी पास में है। आज मैं आप सबके लिए जो 67 वाला बीपीएससी का पेपर हुआ था री एग्ज़ाम, उसका पूरा पेपर लाया हूँ। और इसमें आपको पूरा एकदम मतलब क्वेश्चंस का साथ साथ ऑप्शन है, उन सबका हम लोग डिटेल विश्लेषण करेंगे और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब ऐसा विश्लेषण शायद ही आपने कहीं यूट्यूब पर कहीं देखा होगा। मेरा विश्वास है कि आप इसको देखने के बाद आपकी नॉलेज में इस क्वेश्चंस के 10 टाइम्स वृद्धि होगी। बिकॉज इसमें मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन के हर ऑप्शन को डिस्क्राइब किया अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको ही पता है कि इस बार बीपीएससी का जो पैटर्न है वो कुछ अलग होने वाला है। तो इसलिए हम लोग को शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना पड़ेगा। हम लोग को क्वेश्चन पेपर को जो हम लोग विश्लेषण करते हैं उसको अलग तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी क्या करता है, ऑप्शन के साथ खेलता है। आपको ही पता होगा, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बट आपको अगर आपने विश्लेषण नहीं किया है तो आप उस क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पढ़ के भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि हर एक टॉपिक को, मतलब क्वेश्चन का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है क्वेश्चन से संबंधित, उन सारे फैक्ट्स को मैं क्वेश्चन के साथ ही आपसे डिस्कस करूं, ताकि आपको ऑन दैट टाइम वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। और वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चले कि ये मेरे लिए नॉलेजेबल है, ठीक है, इससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ है, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपको जो सेट ए था 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम, जबकि 30 तारीख को हुआ था, 30/9 को, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए विपरीत पराश्रण, बी प्रसार, सी अपकेंद्रण, डी अपोहन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन बताता हूँ, इसका जो आंसर है ऑफिशियल आंसर की, वो इसमें दिया गया है सी नंबर, अपकेंद्रण। ठीक है, अब आपको इसके ऑप्शन के साथ खेलना है हम लोग को। बोले देखिए अपकेंद्रण एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बता दूँ कि दो होता है, एक होता है अभिकेंद्रन और एक होता है अपकेंद्रन। तो अपकेंद्रन में क्या होता है, जैसे अगर आप फॉर्मूला देखिएगा अभिकेंद्रन का, तो उसका होता है F बराबर mv²/r। तो केंद्र की तरफ वैसा बल ऐसा एक वृत्ताकार गति में लगने बल जो केंद्र की तरफ लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रन, और जो केंद्र से बाहर लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रन। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो पूछ लीजिए, तो एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में आपको ये दो हो गया वॉशिंग मशीन के साथ ही आपको जो याद रखना है कि जो हम दूध से मक्खन बनाते हैं, ठीक है, दूध से मक्खन बनाते हैं, उसमें भी हम लोग कौन सा यूज करते हैं, उसमें यूज होता है अपकेंद्रन बल यूज होता है। ठीक है, तो अपकेंद्रन और अभिकेंद्रन आपको दोनों में याद रखना है। अभिकेंद्रन का एक एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने एक पत्थर को लेकर एक डोरी बांध कर उसको घुमाया जाता है, तो हमारा जो हाथ है ना वो केंद्र की तरफ लगता है, मतलब जो वृत्तीय कक्ष में घूमता है उसमें सेंटर की तरफ हमारे हाथ का फोर्स लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रन। लेकिन आप केंद्र का एग्जाम्पल पूछेगा तो वॉशिंग मशीन हो जाएगा, और दूध से मक्खन बनाने का प्रक्रिया भी आप केंद्र पर ही आधारित है। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसको बताते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी में प्रसार है, तो आपको याद रखना है प्रसार में आपको याद रखना है कि प्रसार भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करूँ तो आपको याद रखना है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और एक होता है आयतन प्रसार गुणांक। तीनों का रेशियो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। अल्फा बीटा गामा जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, तीनों का, और उसका रेशियो कितना होता है, रेशियो होता है आपको याद रखना है 1:2:3। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। आज आगे बढ़ते हैं इसमें। और अपोहन, अपोहन क्या करता है, देखिए अपोहन में क्या होता है, ये अपोहन में आपको जब मतलब इसमें रक्त शोधन की प्रक्रिया होती है। कब, जब किसी व्यक्ति के गुर्दे जो है वो सही से काम नहीं करते हैं, हमारे किडनी से काम नहीं करता है, तो इसमें हम यूज करते हैं अपोहन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायलिसिस। आपको इसको याद रखना है। और एक्चुअली जो मधुमेह रोगी होते हैं ना, उनको मतलब ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। तब कुछ इतना याद रखना है कि अपोहन में होता क्या है। बस एग्जैक्ट क्वेश्चन मान ली यहाँ से नहीं बने तो इस ऑप्शन से उठा के क्वेश्चन बन सकता है, कि प्रीवियस ईयर में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट इस बार कुछ अलग तरीके से रिपीट होंगे। अगर आपने क्वेश्चन को विश्लेषण सही से नहीं किया है तो क्वेश्चन बनने चांस बहुत कम है।
ठीक है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब एक और ऑप्शन था ऑप्शन ए में विपरीत पराशरण। ये क्या करता है, तो आपने देखा होगा जो आर वाटर होता है ना, उसका नाम ही है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वाटर को शुद्ध करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, विपरीत पराशरण का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का कंप्लीट विश्लेषण हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर है, वो आंसर क्या दिया हुआ है आपको याद रखना है, वो है डी नंबर। मतलब आपको न्यूनतम किस में होगी, कांच में। तो अब हमको आंसर पता चल गया, क्या आंसर पता चल गया, कौन, डी नंबर। लेकिन आपको इससे काम नहीं चलेगा। अब आपको पता चल गया कि मतलब आंसर क्या होगा, शीशा होगा। लेकिन आपको देखिए, अब यहाँ ऑप्शन नंबर ए में जल है, तो जल को याद रखना पड़ेगा। जल का कितना प्रकाश की चाल होता है, 2.25 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, आपको याद रखना है। इस तरह से बात करूँ निर्वात में, तो निर्वात कितना होता है, तो निर्वात का उतना ही होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वायु में उतना ही होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबको याद रखना है। और साथ में याद कर लीजिए कांच का भी, तो कांच में कितना होता है, कांच को होता है 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, आपको याद रखना है। तो ये चारों से ऑप्शन से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर चेंज भी होता है तो ऑप्शन से बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए आपको चार ऑप्शन को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है गति, वेग, बलागुण, विस्थापन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा आपका कौन सा, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति। ठीक है, गति क्या है, गति एक अदिश राशि है, आपको याद रखना है। बस वेग क्या है, वेग याद रखना है। वेग क्या है, बाकी वेग सदिश राशि है, आपका बलागुण टॉर्क सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ये सबका याद रखना है। जो त्वरण होता है ना, त्वरण, वो भी क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो इस कुछ ऑप्शन है, ये तो इजी क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है, इसमें से कन्फ्यूजन नहीं होना है कौन सदिश है कौन अदिश है। ठीक है, जैसे आपको ऊर्जा हो गया, ऊर्जा कौन राशि है, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, ये सब कौन राशि है, तो ये सब अदिश राशि को याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका घट जाएगा। ठीक है, अब आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसका, गुरुत्वाकर्षण की। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन घुमाएगा तो इससे और पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं बता दूं कि आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का जो जी होता है, छोटा जी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो हुआ बड़ा जी। तो बड़ा जी को मान याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मान कितना होता है, तब याद रखना है 6.67। कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन 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 पर मीटर स्क्वायर पर याद रखना है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है कि अगर एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि यदि जी हमारा जीरो हो जाए, मतलब हमारा गुरुत्व त्वरण अगर जीरो हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगी, भारीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और एक पॉइंट आप और याद रखना है, क्वेश्चन पूछा है इस एग्जाम में कि यदि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है वो अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन लेकिन वहाँ पे जो मास है, मास में कोई चेंज नहीं होगा। आपको ये भी याद रखना है। अच्छा, आपको भी याद रखना है कि पृथ्वी का जो भार है वो चंद्रमा के भार से कितना होता है, 6 टाइम ज़्यादा होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और आप पॉइंट इसमें याद रखिएगा 4 नंबर में ही, कि यदि मैं बताऊँ आपको, तो जो जी है, ठीक है, वो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुव पर। सबसे कम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पे। आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इस क्वेश्चन से संबंधित जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, आपको मैंने सब बता दिया है। आशा करता हूँ कि आप कुछ इन्जॉय करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपको याद रखना, हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, पूरे जितने क्वेश्चन हैं टोटल करेंगे, और एक अच्छे एक्सप्लेन के साथ। बिकॉज यही सबसे पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चन के पीछे जो इसका विश्लेषण है, केवल क्वेश्चन पढ़कर नहीं भागिए, उसके सारे विश्लेषण को देखिए, तो एग्जामिनेशन में इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया।
तो याद रखना है। ऑप्शन में इसका आंसर, अगर आंसर देखूँ तो आंसर तो आपका हो जाएगा ए नंबर गैलीलियो। ठीक है, अब मैं आपको जो ऑप्शन के हम लोग ऑप्शन से खेलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपने ये दिया है गैलीलियो, तब याद रखना है जो गैलीलियो थे उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। सबसे पहले किसने किसने किया था दूरबीन का आविष्कार? तो गैलीलियो ने ही किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका न्यूटन। तो आपको ये भी याद रखना है, जो न्यूटन का गति का याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी सारे बनते हैं। न्यूटन के 3 गति होते हैं, कौन कौन? प्रथम गति, द्वितीय, तीसरा। प्रथम गति को बोलते हैं हम लोग जड़त्व का नियम, और इससे क्या मिलता है? इससे बल का परिभाषा मिलता है। और जो दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं? उससे निकलता है आपको ए बराबर एम ए, मतलब उसे संवेग की उत्पत्ति होती है, किससे? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। और जो तीसरा होता है उसमें बोलते हैं हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि रॉकेट का, तो रॉकेट का सिद्धांत किस पर काम करेगा? थर्ड लॉ पे। तो आपको इतना न्यूटन से तृतीय गति नियम से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, जो केपलर है, केपलर ने क्या किया था? तो केपलर ने ग्रहों संबंधी नियम दिए थे। ठीक है, आपको याद रखना है, इन्होंने ही कहा था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया था, आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या था? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू। ठीक है, आपको याद रखना है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि जो ग्रह जो जो रेखा है जिससे आपको ग्रह और सूर्य तरफ चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो उनकी जो एक समान समय में जो है अंतराल पर समान दूरी तय करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है केपलर से संबंधित। आगे बात करते हैं, ऑप्शन दिया है टॉलमी। टॉलमी क्या थे? तो आपको याद रखना है कि टॉलमी ने ही सबसे पहले पता कर लगाया था कि पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है। ठीक है, उस समय को किसने तय किया था? टॉलमी ने। आपको याद रखना है। अब एक एक क्वेश्चन से इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन रहे हैं, सारे फैक्ट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आशा करता हूँ कि आपको इसको एंजॉय करेंगे। हम लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे संसार माना जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या कह रहे हैं? किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों की निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? पहला है कॉरियोलिस बल, दूसरा है ग्राहम का नियम, पास्कल का नियम, एवोगाद्रो नियम। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसर ठीक तरह से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोग को आंसर ठीक करके नहीं पढ़ना है। हम लोग को सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, सारे ऑप्शन मैं इनके सारे का ऑपरेशन करूँगा, आपके सामने करूँगा अभी, देखिएगा। तो अपना आंसर, पहले हम आंसर की बात करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैं आंसर की बात करूँ, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। मतलब यहाँ पे बात करूँ तो डी नंबर हो जाएगा, मतलब एवोगाद्रो नियम। आपको याद रखना है, इसका जो मान होता है ना वो कितना होता है? वो होता है 6.022 × 10⁻³ कितना होता है? 23। तो एवोगाद्रो संख्या मान के आपको याद रखना है, इस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसी तरह से बात करूँ तो ये जो दिया है पहला कॉरियोलिस प्रभाव। ठीक है, तो जो हमारा दिया है कौन सा? कॉरियोलिस प्रभाव। आपको इसमें भी याद रखना है कि जो कॉरियोलिस प्रभाव होता है ना, वो क्या होता है एक्चुअली में। अपनी बात करूँ तो इनका जो सबसे पहले आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो ये जो होता है वो पृथ्वी की गति की जो भिन्न भिन्न जो आयाम है उसके बारे में बताता है। और एक एक्चुअली ये क्या है? एक आभासी बल है जो पृथ्वी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब सिद्धांत रखिए ये है क्या? तो पृथ्वी एक आभासी बल है, और ये क्या करता है? जो पृथ्वी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, उससे उसके गति से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका बी में ग्राहम नियम। ग्राहम नियम सबको याद रखना है कि जब ताप और दाब को नियत रखा जाए तो गैस की विसरण दर क्या होती है? गैस की विसरण दर को याद रखना है कि उसके त्रिज्या घनत्व के उसके विसरण दर क्या होती है? उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको इसे याद रखना है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? गुब्बारा। ठीक है, कि गुब्बारे में अगर मान लीजिए विसरण, बाहर का विसरण अधिक हो जाए तो गुब्बारा फट जाता है। तो इसका एग्जाम्पल पूछते हैं, गुब्बारा का नियम जो है वो ग्राहम के नियम से ही संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं गुब्बारे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? पास्कल का नियम। आपको याद रखना है जो पास्कल का नियम है ना वो क्या है? तो एक्चुअली मैं आपको बात करूँ पास्कल के नियम का, तो इसमें क्या होता है कि यदि जी को हम लोग नगण्य मान लें तो समान गहराई में, पास्कल ने कहा था कि यदि हम जी को नगण्य मान लें तो समान गहराई में सभी बिंदु पर द्रव का दाब जो है ना वो समान होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता भी है कि एक पेंदी में वस्तु है ऊपर है तो दाब कहाँ दोनों में दाब कहाँ लगेगा? दोनों में दाब समान लगेगा। तो ये होता है पास्कल के नियम से आता है। इसका एग्जाम्पल याद रखिए, जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब काम करता है किस पर?
पास्कल लॉ पे, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट आपका जो फैक्ट्स था ऑप्शन संबंधित वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपेक्षता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो अब देखिए चलिए बात करूँ, हमने आंसर की बात करता हूँ। तो आंसर तो आपको पता ही होगा, आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। बट हम लोग को अब इसके सारे ऑप्शन हैं उसके साथ खेलना है, तो आपको चीज़ याद रखना है, जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, वो एक्चुअली में खोज किसका किया जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उनको उनको मिला था नोबेल प्राइज़ किसके लिए? प्रकाश की जो एक होता है ना क्वांटम सिद्धांत, उसका खोज किए थे कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था कब? अब याद रखना, यहाँ में क्वेश्चन पूछा हुआ है 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है किसके लिए? प्रकाश की क्वांटम सिद्धांत के लिए। और आपको याद रखना है, और दूसरा ऑप्शन हम दिया है सर आइजैक न्यूटन। तो आपको अभी मैंने ऊपर में आपसे डिस्कस किया था कि उनके 3 नियम होते हैं, आपको याद रखना है न्यूटन के, ठीक है, जिन्होंने किसका गुरुत्वाकर्षण खोज किया था। लेकिन अगर ऑप्शन में गैलीलियो दे तो पहले आपको गैलीलियो ही मारना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें जी का मान आपको याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन में सी दिया है स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग आपको पता ही होगा, बहुत बड़े एक भौतिकी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही बताया था कि आने वाले समय में हाँ, एक माता पिता अपने तरह से अपने बच्चों को डिज़ाइन कर पाएंगे। और इन्होंने कहा था कि जो हमारी जेनेटिक एडिटिंग तकनीक है, उससे आने वाले समय में सुपर ह्यूमन की एक नई जाति जन्म लेगी। आपको इनका जो स्टेटमेंट है उसको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी दिया है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने क्या किया था, इन्होंने ही रेडियम और प्लेटिनम की खोज किया था, और इनकी इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है क्यूरी। मैरी क्यूरी क्या है इनकी? मैरी क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिविटी का। तो आपको याद रखना है, बस रेडियो मेजर किस में करते हैं? हेनरी बेकरल में। तो इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतनी सारी निकली है, इन सबको मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थॉम्सन प्रभाव, जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉम्सन प्रभाव। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा थॉम्सन प्रभाव। बट हम लोग इन सारे ऑप्शन को एक बार डिस्कस करते हैं। जो दिया है ना जूल प्रभाव, उसका होता है एच बराबर क्या होता है? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। आपको याद रखना है, ये किससे आता है? ये जूल प्रभाव से आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दिया है सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव क्या होता है? आपको याद रखना है कि यदि ताप युग्म को दो संधि के भिन्न भिन्न तापक्रम पर रखा जाता है, तो उसके जो अंतर उसका जो उसका तार से है ना, और विभिन्न ताप पर रखेंगे तो उसका तार से धारा का प्रभाव क्या होता है, आपको याद रखना है। अच्छा, ये दिया ना पेल्टियर प्रभाव, इसके जस्ट क्या है? अपोजिट से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ बात हुई लेंस की, तो यहाँ पर हम लेंस का पूरे अच्छे से ऑपरेशन करेंगे। चलिए पहले आते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। चलिए आपको याद रखना है, ऊपर दिया है ना उत्तल, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। आपको याद रखना है। उसी तरह से मैं बात करूँ तो जैसे उत्तल उत्तल दर्पण है, तो उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर पे, आपको याद रखना है। और इसको हम लोग क्या जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। अगर मैं बात करूँ उत्तल लेंस की, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अभिसारी, ठीक है, अभिसारी लेंस। लेकिन इसको बात करूँ तो अपन इसको क्या कहेंगे? इसको भी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण। आपको याद रखना है, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। जस्ट उसके उल्टा होता है, आपको याद रखना है। और इसका यूज बता दूं आपको, तो यूज आपको पता ही होगा, बट इतना याद रखिए कि किसको क्या कहते हैं। अभिसारी उपसारी बहुत बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। और इसका लेंस का जो मेजर होता है शक्ति, उसकी समाप्ति है डायप्टर में, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ये है निकेल, पारा, लोहा, प्लेटिनम। सबसे पहले मैं इसका आंसर की बात करता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 10 का डी नंबर, प्लेटिनम, ठीक है। बट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आपको अभी याद रखना है, जो निकेल है ना, निकेल वो एक तरह से काम करता है किसके लिए? कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है, उत्प्रेरक के तौर पे काम करता है। जो पारा है, आपको याद रखना है, जो मैं पारा दिया है ना,
वो पारा क्या है, एक तरह से ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। लोहा क्या है, फेरोमैग्नेटिक है। तो एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी चुंबकत्व के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन? एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, जिसको हम कहते हैं अनुचुंबकीय, दूसरा होता है लौ चुंबकीय, तीसरा होता है प्रतिचुंबकीय। हम लोग एक बार तीनों के जो एग्जाम्पल है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए मैं सबसे बात करता हूँ किसका, अनुचुंबकीय का, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक। इस पर याद रखना है, जो अनुचुंबकीय होगा ना उसके लास्ट में क्या रहेगा, उसके लास्ट में म रहता है। आपको शायद जैसे प्लेटिनम, ठीक है, क्रोमियम, सोडियम, पोटाशियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ठीक है, आपको इसका देखना है। उसके बाद लौ चुंबकीय का जो होता है आपका फेरस, कोबाल्ट, निकेल। आपको शायद रखना है, इसको एक शॉर्ट भी नेम है फेकोनी, फेकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकेल। आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेरोमैग्नेटिक। अब आगे बढ़ते हैं प्रतिचुंबकीय, जिसको बोलते हैं हम लोग डाईमैग्नेटिक। इसका इसका हम इसकी बात करूँ एग्जाम्पल का, तो हो जाएगा बिस्मथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हवा और हाइड्रोजन। ये सारे किस में आते हैं प्रतिचुंबकीय। तो आपको इसको एक बार और वीडियो पॉज कर एक बार और सुन लीजिए, ताकि पूरा तरह से आपको याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं और काफ़ी सारे हम लोग को कन्फ्यूजन भी होता है इसे याद करने में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका पूरी तरह से अच्छे से विश्लेषण करेंगे। जैसे आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, आपको याद रखना है वो नाभिक क्या करता है, नाभिक का चक्कर लगाता है। अच्छा, जो जो इसको तीनों का आविष्कार किसने किया था, याद रखना है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका किसने किया था, ई रदरफोर्ड ने किया था। और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। तीनों का आपको जो आविष्कारक हैं आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए ठीक है, और परमाणु का जो नाभिक में याद रखना है कौन रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, प्रगलन कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, जो ऑप्शन सी में दिया है कैल्शीकरण। कैल्शीकरण में क्या होता है कि एस को जो है ना खूब गर्म किया जाता है, तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो वाष्प बन के जिसका वो बाहर ना निकल जाए, इसीलिए इसको बोलते हैं कैल्शीकरण। डी में दिया है झाग। तो झाग प्रबंधन से क्या होता है, तो झाग प्रबंधन से हम लोग जो सल्फाइड एस होते हैं ना उसका हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड एस का हम लोग डिस्कशन करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आपकी बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पीतल का घटक है, ठीक है। तो इसमें जो मैं बात करूँ राइट आंसर का, तो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 13 का है, जस्ता और तांबा, ठीक है। अब ये लोहा से कोई मिलकर नहीं बनता एक्चुअली ये। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो घटक हैं, बाकी में दिया है ना ये लोहा, ये से ये नहीं बनता है, कोई ये नहीं है। मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है उसके बारे में। जैसे मैं बात करूँ, आपको याद रखना है जो कॉन्स्टेंटेन होता है, कॉन्स्टेंटेन वो किससे बना होता है, तो कॉपर प्लस निकेल, याद रखना है। उसी तरह से जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, आपको याद रखना है। उसी तरह से बात करूँ सोल्जर, तो सोल्डर किससे बना होता है, तो सोल्डर बना होता है पीबी प्लस एशन, आपको याद रखना है। इस तरह से याद रखना है कृत्रिम सोना किससे बना होता है, कॉपर प्लस एल्युमिनियम, किससे, कॉपर प्लस एल्युमिनियम। तो ये सारी इंपॉर्टेंट, और उसको याद रखना है। एक और बेल मेटल, बेल मेटल किससे बना होता है, वो बना होता है आपका कॉपर प्लस एशन, मतलब कॉपर प्लस टीन, आपको याद रखना है उससे बना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपसे जो मतलब इंपॉर्टेंट मिश्रण है जो एग्जाम को पूछ सकता है किससे क्या बना होता है। तो आपको बार बार एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन ये सब, तो आपको इसको एक बार रिविजन कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इनमें से किसे अनबुझा चुनाव कहते हैं, आपको याद रखना है। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आपको एड्रेस हो जाएगा आपको कौन सा, ए नंबर, CEO। लेकिन अगर बात करूँ एग्जाम पूछ दे क्वेश्चन बूझा हुआ चुना किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा CaOH ट्वाइस, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें आपको और कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये दिया ना CaCO3 क्या होते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ 3 हो जाते हैं, बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, आपको पता होगा, ठीक है। और बाकी आपको याद रखना है बस यही।
और एक और देखिए, इसमें से आपको पूछ दे क्वेश्चन कि क्या होता है उसका फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, तो आपको याद रखना है क्या होता है उसका, आपको याद रखना है CS2 हाफ CS4 हाफ H2, ठीक है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। और कि बनता किससे है, जिप्सम से। उसका क्या होता है, तो CS4 2H2 होता है जिप्सम का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपसे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, तब याद रखना। अच्छा और देखिए, मान लिया क्वेश्चन पूछ दिया सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तब याद रखना है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन से पूछा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। 15 में कहता है कि जंग लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 15 में क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा A नंबर। ये लंबे समय तक बढ़ता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, जो लोहे का जंग लगता है ना, वो कैसी प्रक्रिया है, तो वो एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसे हम लोग श्वेत धातु कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं, आपको याद रखना है, जो श्वेत धातु है ना, तो इनमें से जो ऑप्शन दिया है ना, इसमें आंसर सही नहीं दिया, ठीक है। इसमें कोई आंसर नहीं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, E नंबर हो जाएगा, उसमें से कोई नहीं। अगर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर A निकल के आया, उत्प्रेरक काम करता है। और प्लेटिनम बात का जो है हम लोग, प्लेटिनम क्या है, एक डायमेंटिक है। और जो प्लेडियम है, इसका यूज कहाँ कहता है, इसका यूज करते हैं हम लोग किसमें, हवाई जहाज बनाने में इसके कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन में, क्या कहता है कि उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न में से कथन विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति के रूप में शुद्ध रूप से पाई जाती हैं, और 2 यूरेनियम एवं शीशा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ठीक है। इसका असली आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 नंबर का A, मतलब केवल A सही होगा आपका आंसर, केवल एक, दो गलत है। बिकॉज अगर बात करूँ ना उत्कृष्ट धातु का, तो कौन कौन सा होता है, वो होता है आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब किस में आती हैं, ये सब इसी में आती हैं, उत्कृष्ट धातुएं में आती हैं। तब याद रखना, इसमें यूरेनियम शीशा नहीं होगा, ठीक है, गलत है, बाकी सही है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का गलनांक बढ़ जाता है, एवं एवं जल का हिमांक घट जाता है। क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि जल में जब मिथाइल को डालते हैं तो जल का गलनांक घटता है। इसमें सही से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका D नंबर, ठीक है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, बायोगैस करने में से कौन सा अव्यय प्रमुख है, तो आपको याद रखना है 19 का आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर, मीथेन। अच्छा वो याद रखना है, जो प्रोपेन होता है ना और ब्यूटेन, इसको हम लोग इसका यूज हम लोग क्या करते हैं हम लोग, और जो हम लोग गैस होता है ना, उसको जो खाना बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या याद रखना है, जो उसका होता है, हम जैसे हम गैस में जो गंध आती है वो किससे आती है, वो आती है मिथाइल मर्कैप्टन के कारण, आपको भी याद रखना है, ठीक है। और मीथेन को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार रंग लाल रंग दिखाई देता है, आपको याद रखना है। ये किसके कारण होता है, तो इसका आंसर जगह सही, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रोंथियम। और सोडियम का यूज हम लोग क्या करते हैं, सोडियम का जो हम लोग करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर जो रोड में जो बल्ब लगा होता है, रोड लाइट में जो कि पीला पीला प्रकाश देता है, वो किससे होता है, वो सोडियम का यूज किया जाता है। और सल्फर क्या है, तो सल्फर एक आपको याद रखना है, सल्फर का, तो सल्फर क्या है, आपको याद रखना है कि सल्फर कभी यूज कहाँ करते हैं, दवा बनाने में, जो हमारा खुजली दाग देने का दवा इससे बनता है। और साथ में ये पौधे के लिए बहुत ही एक टॉनिक की तरह काम करता है, कौन, सल्फर, आपको याद रखना है। खेतों में यूज किया जाता है, कृषि में। और मैं बात करूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, ये आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है, आपको याद रखना है मैग्नीशियम, ठीक है। और एक और आपको याद रखना है, जो बेरियम होता है ना, बेरियम, बेरियम आतिशबाजी में हरा रंग पूछ देगा कि हरा किसको, तो हरा होता है वो किसके लिए, बेरियम कारण। और लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम कारण, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन हमारा कि लौड़ता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं हम लोग आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की मैं बात करूँ तो चूँकि इसमें लौड़ा दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है लौड़ मृदोभिद, ठीक है। लेकिन हम लोग और ऑप्शन बात करते हैं, जैसे आपको दिया है मृदोभिद, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, आपको याद रखना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो फाइट, ठीक है। आपको और कुछ आते मान क्वेश्चन पूछ दिया कि हेलो फाइट किसे बनी थे, तो हेलो फाइट क्या होता है, जो अति सांतरा वाले मृदा में पाए जाने वाले पौधों क्या कहते हैं, हेलो फाइट।
और हीलोफाइट क्या होता है, जो होता है ना दलदल, उसमें जो पाए जाते हैं पौधे उसको बोलते हैं हम लोग हीलोफाइट। और हेलोफाइट हो गया आपका अति संता वाली जगह में। और एक और होता है इसको बोलते हैं हम लोग लिथोफाइट। तो लिथोफाइट क्या होते हैं, जो पौधे हमें चट्टान में मिलते हैं ना उससे कहते हैं लिथोफाइट। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है इससे संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉक पौधे में नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, तो आपको याद रखना है इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, पर्णहरित में नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 क्या है कि परागण की परिभाषा क्या है, तो आपको याद रखना है इसका जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, परागकण का परागकर्षण परागकेसर से क्लोम छिद्र तक चेंज होने की प्रक्रिया, क्या याद रखना है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पोषक पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करते हैं आपको याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, मृदा से। ठीक है, ये दिया है ना पर्णहरित, इसी बन बना इसका नाम है, उसका बोलते हैं हम लोग हरित लोग, इसे हम लोग कोशिका का क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं, इसे याद रखना है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पाइन, कर, स्प्रूस, सेडार, लाल एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, सभी क्या कहलाते हैं, सबको बोलते हैं हम लोग, आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनावृत बीजी, बी नंबर। ठीक है क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आंसर। लेकिन आपको याद रखना है जो होता है ना आवृत बीजी, इसे किसको कहते हैं, आपको याद रखना है। जो हमारा अनावृत बीज होता है ना उसको, उसमें याद रखना है कि आपको उसमें क्या होता है कि बीज क्या होता है, बीज क्या होते हैं, नगन होते हैं। और उसमें जो इसका अंग, उसका बीज होता है ना वो क्या होता है, नंगा होता है और अंडाशय का पूरा विकास नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे पौधे कहाँ पाए जाते हैं, आपको याद रखना है जनरली कहाँ पाए जाएंगे, तो जो हमारे 0 फाइट वाली जगह है वहाँ पाए जाते हैं, याद रखना है। उस तरह से जैसे इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आपका चीड़ हो गया, फिर से तारपीन का तेल से बनता है। ठीक है, अब क्या करना, उससे साइकस हो गया, जिससे क्या बनता है, संविधाना बनता है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, अनावृत बीज की। मैं बात करूँ आवृत बीज की, तब इसको याद रखना है, जिसमें आपका बीज क्या होता है, ढका होता है, उसको बोलते हैं आवृत बीजी, तो याद रखना है। और यही आवृत बीजी का एग्जाम्पल है कौन, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, तब याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सही सुमेलित है, तो आपको इसमें याद रखना है। 26 का क्या हो जाएगा डी नंबर, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। सही कौन सा है, मलेरिया, क्लोरोकिन, बाकी ये तीनों गलत हैं। आपको इसमें याद रखना है कि जो हमारा स्कर्वी है ना, स्कर्वी होता है विटामिन सी कमी से। ठीक है, थायमिन का जो रसायन नाम है वो है आपको याद रखना है। थायमिन क्या है, B1 होता है, B1 क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, और बीटा को राइबोफ्लाविन बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा चीज़ बताइए, विटामिन का खोज किसने किया था, अगर बात करूँ विटामिन का खोज किसने किया था, तो किसने किया था, फंक ने। किसने किया था, फंक ने, आपको इसको याद रखना है। विटामिन ए खोज किसने किया था, मैकुलन, विटामिन बी का मैकुलन, विटामिन सी का होलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस। इन चारों का याद रखिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि खोज कैसे किया था। उसे से बताऊँ आपको, विटामिन ए का रसायन में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिनॉल। विटामिन बी का तो आपको पता ही है। विटामिन सी का बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का आपको याद रखना है, विटामिन डी को क्या बोलते हैं बताइए, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए तो आपको इस अच्छा या एक और देखिए, जो टीबी होता है ना, टीबी, उसमें हम लोग जो दिया है ट्यूबरक्लोसिस, इसमें हम लोग यूज कौन सा टीका करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं, आपको याद रखना है, BCG का टीका यूज करते हैं, BCG। और जो दिया है टिटनेस, इसमें लोग कौन सा यूज करते हैं, इसमें करते हैं हम लोग ATS, मतलब ये आपसे दिया ना यहाँ पे, तो ATS का जो हम लोग करते हैं टिटनेस में, आपको याद रखना है, टिटनेस में जो होता है ATS टीका, जबकि टी में कौन सा होता है, BCG, BCG आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 27, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा 27 का, वो जगह आपका हाँ बी नंबर, मतलब केचुआ। ठीक है, केचुआ जगह आप, अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं केचुआ के बारे में। तो आपको याद रखना है कि जो केचुआ होता है ना उसको हम लोग, उसका बहुत सारा उपनाम है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे अक्सर बनते हैं, आपको इसको याद रखना है। केचुआ है ना, उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको सारे शख्स बताता हूँ उससे संबंधित, आपको याद रखना है। केचुआ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति का हलवाहा कहते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर बोलते हैं, किसको, केचुआ को बोलते हैं। अच्छा उसको तो बोल सकते हैं कि पृथ्वी की आँख किसे बोलते हैं, केचुआ को बोलते हैं। और आपको और याद रखना है, किसान का मित्र किसे बोलते हैं, केचुआ। तो 4 फैक्ट्स केचुआ सबको याद रखना है, कौन सा, किसान का मित्र,
पृथ्वी की आंत, प्रकृति का हलवाहा और मृदा उर्वरता का बैरोमीटर, ये चारों चीज़ किसे बोलते हैं? वो बोलते हैं केचुआ को ही बोलते हैं हम लोग। चारों इसका एक उपनाम है, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन ए में दिया है मेढक। मेढक एक आपको याद रखना है। मेढक एक क्या है? उभयचर जंतु है जो कि जल स्थल दोनों में रह सकता है। और बाकी आपको सर्प क्या है? एक सर्प एक कौन सा वर्ग आता है? रेप्टिलिया वर्ग का आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 क्या है? कार्बोहाइड्रेट से अपघटन पुरान अंतिम रूप क्या बनता है? तो आपको याद रखना है कौन सा बनता है? वो बनता है आपका ग्लूकोज बनता है, वो याद रखना है। अच्छा, माल्टोज भी आपको याद रखना है कि माल्टोज क्या करता है? ये माल्टोज जो है ना, वो ग्लूकोज के 2 अणु से मिलकर बना होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। बाकी अमीनो अम्ल यहाँ इंपॉर्टेंट सॉरी का बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये एक खनिज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं तो क्या होते हैं? प्रोटीन, आपको याद रखना है। ठीक है। बाकी आम्ल क्षार आपको पता ही है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्या कहता है? किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीका की खोज की थी? तो याद रखना है किसने किया था। तो किसने किया था आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर ने। लेकिन जो ऑप्शन आप बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। जैसे आप कहते हैं जो है ना, जोसेफ लिस्टर। ठीक है। इसने सबसे पहले खोज किया था, तो खोज किया था किसका? एंटीबायोटिक का। और रॉबर्ट कोच की बात करूँ तो रॉबर्ट कोच ने जो चीज़ खोज किया था, रॉबर्ट कोच ने खोज किया था किसका? उन्होंने खोज किया था जो होता है ना टीबी। तो टीबी और एक होता है आपका हैजा। तो टीबी और हैजा दोनों खोज किसने किया था? और रॉबर्ट कोच ने। दोनों का जो टीका होता है, मतलब दोनों का जो रोगाणु होता है, रोगाणु किससे होता है? उन रोगाणु खोज किस किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई? तो याद रखना है कहते से क्या हो जाएगा? जापान, आपको याद ही होगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ प्रश्न दिया है ना, चलिए बाकी करंट अफेयर्स को तो मैं फटाफट यहाँ पे ही करता हूँ, इसमें कोई है नहीं और विश्लेषण का टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 में आइए। 32 कैसे हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र सभा ने उपसंवाद पर एक भारत प्रवृत्त प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा को उल्लेख किया गया? तो याद रखना है किसका? हिंदी का उल्लेख किया गया, हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों की चर्चा के लिए महासभा में आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की है? आपको याद किसने की है? अब्दुल्ला साजिद ने की है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध से प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन को निकाला? याद रखना है किसको निकाला था? ऑपरेशन ऑपरेशन गंगा। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन ने सरकेंद्रित वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए ये एक विशेष क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है ना, एक विवादित क्षेत्र है। ये कहाँ पे है? तो ये आपको याद रखना है, ये है आपका भूटान में। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत ने किस राज्य प्रदेश को चुना है? तो याद रखना है क्या आंसर है? 36 का। वो जगह आपका कहाँ पे? दिल्ली को चुना गया, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब 2 और 3 सही है। देखिए पहला है कि शांति, दूसरा कह रहा है शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए एक प्रस्ताव वापस कर सकता है, सही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका शांति अभियान के सबसे बड़ा बजट प्रदान करता है, भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन किया है? तो किया आपका इजराइल। आपको याद रखना है। अंटार्कटिका की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने पहला पूरा अंटार्कटिका ऐप लॉन्च किया? तो 39 क्या हो जाएगा? सी नंबर, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और हाल ही में T20 इंटरनेशनल ने 3,000 रन पार करने प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने आपका कौन सा? विराट कोहली। ठीक है। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान को नाम क्या दिया है? उसका नाम दिया गया है क्या? आपको याद रखना है, हर घर दस्तक अभियान 20। ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताइए कि कोविड जो होता है तो इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए, कमेंट कीजिए।
आपका याद रखना है कौन सा होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा। उसके बाद बात करूँ जो सबसे पहले जो कोविड लगा था तो उसमें कर्फ्यू लगाने वाला हमारा राज्य कौन सा था, पंजाब। और सबसे पहले लॉकडाउन किसने लगाया था, लॉकडाउन तो लगाया था राजस्थान ने। और याद रखना सबसे पहले जो कोविड जो वैक्सीन दिया गया वो इंडिया में सबसे पहले मनीष कुमार को दिया गया था। आपको याद है, मनीष कुमार को दिया गया था, वो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, 30 जनवरी 2022 को बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने, आपको याद रखना है कौन बने, एकनाथ शिंदे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 43, भारत ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया, तो किसने शुरू किया था, आपको याद रखना है किसने शुरू किया था, किस सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो कौन सा होगा, उत्तराखंड, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में मिलान करना है, आप इसको मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताता हूँ, 45 का क्या हो जाएगा, ए नंबर, मतलब 1 और 2 जो है ना आपका क्या है, इसमें आपका सही है, बाकी दोनों गलत हैं। चलिए आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका 46, किस मंत्रालय ने संगठन ने यूथ इंडिया का रिपोर्ट जारी की है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, आपको याद रखना है। अगला है 47 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है, और आपको याद रखना है किससे है, 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, निशानेबाजी। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है, स्मृति ईरानी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका, भारत के 15 राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे, याद रखना है कौन थे, यशवंत सिन्हा। ठीक है, और हमारी जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। आते क्वेश्चन 40, तो इसमें टूम ऑफ सेंड ये किसने लिखा है, आपको याद रखना है गीतांजलि श्री ने, किसने लिखा है, गीतांजलि श्री ने। चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51, बिहार में किसे 2022 से इंदिरा साहब फाल्के पुरस्कार से टेलीविजन पुरस्कार से किया गया, शो दिया गया है, याद रखना है दीप श्रेष्ठ, क्यों दिया गया, दीप श्रेष्ठ को। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का दर कितना है, याद रखना है कितना है, 15.3। ठीक है, और ये आपका याद रखना है कि शहरीकरण के मामले में सबसे टॉप पे कौन है, पटना, और सबसे कम किसका हुआ शहरीकरण, तो वो है किसका, समस्तीपुर का। आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। बिहार में खादी के ब्रांड में से कौन है, ये तो डाटा कुछ पुराना है बट मैं बात करूँ नया डाटा का, इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें तो आपका मनोज तिवारी, बट अभी जो नया है ना आपका याद रखना है, नया कौन है, मैथिली ठाकुर, जो उनको बनाया गया है इस बार। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर, तो मूर्ति कहाँ बन रही है 251 फीट की, तो कहाँ बन रही है, सीतामढ़ी, आपको याद रखना है। ठीक है, और कौन याद रखिए, मतलब हमारे जो हमारे एक बहुत ही प्यारा डिस्ट्रिक्ट है पूर्वी चंपारण, उसमें ही बन रहा है, आपका याद रखना है। उसमें आपका रामायण की रामायण मंदिर बन रहा है, जो कि इसकी ऊंचाई अंकुर वाट से 200 फीट ऊंचा है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, कहाँ पे, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, आपको इसको मैच करना है, हम देख लीजिएगा इसका जो आंसर है ना, सही तरह चयन करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, उसका मिलान कीजिए, उसके बाद इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 55 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन बिहार, तब याद रखना है ये संबंधित है किससे, इसमें आपको जो ऑपरेशन बिहार दिया ना, उसमें जो चला था उस समय, तो संबंधित है किससे, इसमें आंसर हो जाएगा आपका, मैं बात करता हूँ तो आपको जाएगा किससे, आपको इसमें याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा कौन किससे, शराबबंदी से। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने जो कौन सा मेडल जीता है, तो उसमें आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण पदक, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पे उत्तर भारत का सबसे बड़ा बर्ड डेस्टिनेशन बनेगा, कहाँ खोला गया है, भागलपुर, आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर है पूर्वी चंपारण, यहीं पे बन रहा है, आपको याद रखना है विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है पूर्वी चंपारण में,
ठीक है। और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? हमारा पश्चिमी चंपारण, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन नंबर। इनमें से किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की है? किसने? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में, आपको याद रखना है। चलिए 8 बढ़ते हैं। सुनिए, एक कार्यक्रम जो है ना, सुनंदिनी, ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? तो आपको इसको याद रखना है, ये कहाँ हुई थी। तो देखिए अब यहाँ पे आ गई ना बौद्ध सभा की बात, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने, ये तो प्रथम बात हुई, तो प्रथम तो आपको बता दीजिएगा राजगीर में, बट हम लोग इसमें बात करेंगे सारे जो ऑप्शन है उसके बारे में बात करता हूँ। तो चलिए आंसर दिखलाता हूँ। तो आंसर क्या होगा आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राजगिरी। अब चलिए हम एक बार हम लोग सारे बौद्ध संगति को पढ़ लेते हैं। चलिए आइए, पहला हुआ था 483 से पूर्व में, कहाँ पे? राजगिरी में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासक कौन था उसमें? अजातशत्रु, याद रखना है। दूसरा हुआ था 383 से पूर्व में, कहाँ पे? वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? शावक मीर। और शासन कौन था? कालाशोक। तीसरा हुआ था आपका 350 ईसा पूर्व में, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन था? मोगली पुतिश। और शासक कौन था? अशोक, आपका याद रखना है। चौथा हुआ था 98 ईस्वी में, कहाँ पे? कुंडलवन। कहाँ पे? कुंडलवन में। और अध्यक्ष कौन था? विश्वामित्र। और शासक कौन था? कनिष्क, आपको याद रखना है। ठीक है। और इसी समय से जो मूर्ति का पूजन आरंभ हो गया, इसी चौथे बौद्ध सदस्य, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किस गुप्त शासक ने पहली अपने भाई बड़े भाई की हत्या करके शताब्दी प्राप्त की थी? इसका आंसर क्या जगह से आंसर जगह इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग का विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर में दिया समुद्रगुप्त, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, बर्तन वंश की स्थापना किसने की थी? सबको याद रखना है, किसने की थी? पुष्यमिति ने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? रोमन साम्राज्य की व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो ऐसा क्या जगह उसका? कुषाण ने। और सबसे बेस्ट इसी के समय में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म की चौथी बसंती हुई थी कनिष्क के समय में। ये किस समय था? ये समय था कुषाण वंश से, आपको याद रखना। 65 याद रखना, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, वो संबंधित था किससे? आपको याद रखना है 65 का सी नंबर, इल्तुतमिश। ठीक है। और जगह क्या थी वो? आपको इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है रजिया बेगम को अब देखिए याद रखना है कि वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी बैठने वाली प्रथम अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया बेगम को याद रखना है। और बाद दिया है आपका बलबन। तो बलबन को आपको याद रखना है कि रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। और इन्होंने समाप्त किया था किसको? तुर्कान ए जलगामी प्रथा को समाप्त किया था, कभी भी याद रखना है। और बलबन ने ही सिजदार बाबोश की प्रथा को अपने दरबार में शुरू किया था। कौन? बलबन। और कुछ याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तु संस्थापक किसे बनाता है? तो मैंने किसको? इल्तुतमिश बनाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इल्तुतमिश ने ही मैं बात करूँ तो मंगोल आक्रमणकारी को चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका शासनकाल में आया था? तो आया था इल्तुतमिश शासनकाल में, आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ठीक है, तो इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको याद रखना है। जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसने क्या किया था? उसने निजामुद्दीन औलिया से मिलने से इनकार कर दिया था, आपको याद रखना है। और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सन हुआ था? तो सर्वाधिक मंगोल का आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, आपको भी याद रखना है। उसमें बात करूँ तो इन्होंने ही सबसे पहले नगर वितरण के साथ साथ अस्थायी सेना गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, सबसे पहले किया था। ठीक है। और इन्होंने ही सिकंदर रसानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
फिर आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, तुगलक से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। तो हमारा जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इन्होंने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किया था। और और होली के त्यौहार में सार्वजनिक समय भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत की बात करूँ तो सर्वाधिक विद्वान कौन था? तो यही था, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी ने एक विभाग स्थापना किया जिसका नाम था अमीर कोही। क्या नाम था? अमीर कोही का स्थापना किया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्गिल खान ने किस शासनकाल में विद्रोह किया था? आपको याद रखना है, बलबन काल में। चलिए ठीक है। और जो यहाँ दिया है फिरोज तुगलक ना, फिरोज तुगलक को याद रखना है। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी और जॉब की शुरुआत की थी। और इस सबसे अधिक गुलाम जो थे ना, वो इसी काल में थे। किस काल में? फिरोज शाह तुगलक शासन काल में। और ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसके कुछ जैसे इसके कुछ विभाग गठन है जो याद रखना है। दीवान बंदगान, ये इसने गठन किया था दास के देख रेख के लिए। और दारुल सफ़ा अस्पताल इसी ने लागू किया था, कौन? फिरोज तुगलक ने। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, औरंगजेब को याद रखना है। और शाहजहाँ का जो बात करूँ, जहांगीर क्या था? जहांगीर में सबसे अधिक चित्रकला फेमस थी जहांगीर के काल में। और इसी ने न्याय की जंजीर लगाई थी, कौन? जहांगीर ने। और शाहजहाँ बात करूँ, शाहजहाँ ने क्या किया था? तो शाहजहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे और बहुत मतलब उग्रवादी शासक भी थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि शाहजहाँ के इंपॉर्टेंट जो काम हुए थे उस बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। बिकॉज इन्होंने ने काफ़ी अच्छा काम किया था हमारी इंडिया में बात करूँ तो। देखिए आपको ये भी याद रखना है के बारे में कि इन्होंने क्या किया था। तो बलबन द्वारा आरंभ किया गया प्रथा था ना, उसको ख़त्म कर दिया, कौन? श्रीधर बाबू उसको। और इन्होंने अपनी जो राजधानी आगरा से दिल्ली चेंज किया था, कौन? शाहजहाँ ने किया था, ठीक है। आपको भी याद रखना है। और आपको भी याद रखना है कि जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? शाहजहाँ काल को माना जाता है, ठीक है। और दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। और शाहजहाँ को हुआ था कोई ने किसने दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो पहला तो सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रधान को हटाना, और डी हो गया 4 हो गया ठगों से संगठित गिरोह का दमन। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं बात करूँ आंसर का, तो आंसर हो जाएगा 69 का सी नंबर, मतलब 1, 2 और 4। तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों से संबंधित गिरोह का दमन, ये तीनों इसने किया था। और इसमें एक और व्यक्ति जिन्होंने हेल्प किया था, कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। जिन्होंने क्या कहा था कि मेरे पास भगवान भगवान के लिए सोचने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ढेर सारा काम करने के लिए आया हूँ। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 17, किसने सिंध विजित कर उसका अभिकरण किया था? तो नेपियर ने, आपको याद रखना है। और यहाँ ऑप्शन दिया है लॉरेंस, तो आपको याद रखना है। जॉन लॉरेंस ने कुशल अकर्मण्यता का नीति अपनाया था, कौन? जॉन लॉरेंस ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की थी? की गई थी? आपको याद रखना है। इसे तो ऑप्शन का हो जाएगा आपका 1872, लेकिन इसके पहले आपको याद रखना है कि जो नियमित जनगणना है वो शुरू हुई थी 1881 में, आपको याद रखना है। और शुरू किसने करा था? लॉर्ड मेयो ने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन कहता है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी हुई थी? तो इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखना पड़ेगा। डेट क्या है? डेट है आपका 23 मार्च 1931, ठीक है। और आपको इस इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम एज के कौन थे जिनको फांसी हुई थी?
जो सबसे कम एज के थे इन सारे क्रांतिकारियों में, उनका नाम था खुदीराम बोस। इनका एज कितना था? 18 वर्ष 8 महीना 8 दिन। आपको कहते कितना था? 18 वर्ष 8 महीना 8 दिन। सबसे कम एज में फांसी किसको हुई थी? खुदीराम बोस को। ठीक है। अच्छा, ये बताना है इनको फांसी क्यों हुई थी? तो क्योंकि इन्होंने क्या किया था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, इसीलिए इनको फांसी हुई थी। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब भगत सिंह की फांसी होने जा रही थी ना, तो उस समय वो किसकी जीवनी पढ़ रहे थे? तो लेनिन की। किसकी? लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में ही प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत अंत सत्याग्रह के तीसरे कौन थे? तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे कौन? और आपको याद रखना है ब्रह्मदत्त। और पहले कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आपको सबका नाम याद रखना है। अच्छा, एक और देखिए, जवाहरलाल नेहरू का कुछ पत्रिका आपको याद रखना है, जैसे कौमी आवाज़, ठीक है, दी हेराल्ड, ये सब किसकी? दी नेशनल हेराल्ड, ये किसकी पत्रिका है? तो जवाहरलाल नेहरू के, याद रखना है। और ये ऑप्शन सी दिया है ना, डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद, इनकी पत्रिका है। उसका क्या नाम था? उसका नाम है पटना लॉ, जो वीकली निकलता था, उसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो, तो दिया ना खुफिया रेडियो, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो उषा मेहता ने की थी। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। और ऑप्शन डी में दिया ना एनी बेसेंट, इन्होंने ही तिलक के साथ मिलके BHU की स्थापना की थी। कौन? एनी बेसेंट। और इन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसका? होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा जीवक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहते हैं? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तु संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है इब्राहिम, इसमें जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। आपको याद रखना है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या कहता है? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपको याद रखना है कौन थे? तो स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा। 78, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आपको याद रखना है सिद्धूवर कान्हू। ठीक है। और ऑप्शन ए में दिया है ना जतरा भगत और बलराम भगत, ये लोग भी नेता ही थे। ये लोग थे किसका? ताना आंदोलन के नेता थे। कौन? जतरा भगत और बलराम भगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना है कब हुआ था? 1798। कब हुआ था? 1798 सी राइट आंसर। 80 में आते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936। और ठीक है, आपको याद है 1936 में अलग किया गया था। और बिहार जो ये इससे कब बोला? झारखंड से कब हुआ था? तो बिहार झारखंड से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 में। आपको इसको याद रखना है। और इसको बिहार से अलग करने में सबसे बेस्ट भूमिका किसकी थी बिहार में? तो याद रखिए नाम उनका, जो बहुत प्रयास किए थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? आपको याद रखना है। इसमें कौन सा होगा? सूर्य। तब पता ही होगा। और सबसे अधिक ग्रह भी किसके हैं? तब उपग्रह क्या रखना किसके हैं? शनि के। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। आपको याद रखना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण के किन तत्वों से ऊपर छूता है? इसमें किसकी है? तो याद रखना है निकेल और फेरम। ठीक है। नीफे मतलब नीफे, फे से फेरस, नी से निकेल, याद कर सकते हैं इसे। 83, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो याद रखना किसने की है? WH डेविस। WH डेविस ने। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 84, गरजने वाली चालीसा बुद्ध क्रूज 50 चीखने वाली साठा पौन है, पृथ्वी किस गोलार्ध में चलती है? तो चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। आपको इसको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, सरगैसो सागर एक हिस्सा है किसका? तो हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक सागर का। इसको याद रखना है। 86, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या क्या कहता है? आपको याद रखना है कि क्या कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ किसे कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान। और इंदिरा पॉइंट दिया, इंदिरा पॉइंट आपको याद रखना है। इंदिरा पॉइंट आपको कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है दो है, एक इंदिरा पॉइंट है, एक इंदिरा काल है। ठीक है। तो आपको आप सही तो क्वेश्चन ईजी है। आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है।
डुरंड रेखा आपको याद रखना है, भारत और अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 87 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब राजस्थान में खूब वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाएं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 88। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मतलब 1, 2 और 3 तीनों 2, 3 तीनों सही है। भारत में बाघ परियोजना 1973 सही है। और वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैविक दिवस मनाया गया। इसकी विषय वस्तु क्या थी? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। और ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 नंबर कह रहा है कि बाघ परियोजना बाघों के लिए संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम। तीनों सही है। चलिए तब समझ क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 89 करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वह किसके लिए? केसर के लिए आपको याद रखना है। और 90 भारत कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन है? केरल। आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 91। अखबारी कागज के लिए कौन सा स्थान स्थित है? तो आपको याद रखना है नेपानगर। नेपानगर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो आपको याद रखना है कहाँ पे? रानीगंज। ठीक है। 93 कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक थी मतगणना अनुसूचित जनजाति कहाँ है? तो वो है आपका भील। 94 में आपका इसका बताना है, बिहार का क्षेत्रफल बताना है। तो आप याद रखिए कितना हो जाएगा? 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बात करता हूँ 95। तो क्या करते क्वेश्चन कहता है कि बिहार का सुख नदी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सी, मतलब किसको कहते हैं? कोसी को। अच्छा याद रखना है जो भारत की जो हमारी गंगा नदी है वो बिहार में कहाँ एंट्री करती है? बक्सर में। और घाघरा नदी भी आपको ये घाघरा नदी भी है ना, वो बिहार और यूपी से बॉर्डर बनाती है, आपको याद रखना है। और सोन नदी कहाँ से एंट्री करती है? साउथ से एंट्री करती है बिहार में, आपको भी याद रखना है। बिहार के किस जिले में तेलहान कुंड जलप्रपात है? याद रखना है कहाँ पे है ये? आप कहाँ पे है? कैमूर में। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अच्छा याद रखिए। जो हमारा ये सासाराम है, नवादा है, कैमूर है। कैमूर में एक भारत का दूसरा अ, अ, टाइगर जब बन रहा है, आपको याद रखना है कहाँ पे? कैमूर में। रोहतास क्या है? रोहतास सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है, आपको याद रखना है। चलिए आगे आते हैं 97। एशिया की सबसे बड़ी तरा 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 जल वाली गोकू झील कौन सी है? तो कनवार झील। कौन है? कनवार झील। चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जमुई, आपको याद रखना है। ठीक है, जमुई में है। और ये पड़ दिया ना मुंगेर जिला, तो ये वही जगह है जो कि जब विद्रोह हुआ था कौन सा 1857 का, जिसमें ये प्रभावित नहीं हुआ था मुंगेर, आपको याद रखना है। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी कहा जाता है? तो आपको याद रखना है किसको? भागलपुर कहा जाता है। और आपको इससे बताना है कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो उसका आंसर बताइए आप, कितना हो जाएगा? याद रखना है 51.50। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं एक सवेक में 2022 में भारत के 16वें राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो आपको याद रखना है कितने सदस्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी नंबर 788। कहते हैं भारत राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्चुनाव का पात्र होता है? तो ये होता है डी नंबर, कितनी भी बार हो सकता है। आगे बात करते हैं 103 नंबर। लोकसभा का सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो होते हैं 3। आपको इसको याद रखना है। 4 स्वतंत्र भारत के लिए प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष कौन से हैं? तो उसका डी CMC शीतलवाड़, आपको याद रखना है। क्वेश्चन 105 कहते हैं भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू रहता है तो इसे किस अनुच्छेद में चेंज किया जाएगा? तो हो जाएगा आपका किस ई नंबर में से कोई नहीं। इसमें ई नंबर ऑप्शन दिया ना, इसमें आपको एक सदी का अनुच्छेद दिया जाएगा, आपको याद रखना है। मतलब दो आंसर होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? आपके भी याद रखना है कहाँ पे नहीं है। तो इसमें से कहीं पे नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं 107। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सी नंबर। 2026 तक इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। 108 की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो वही एक, मतलब इनमें से एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 109 की बात करते हैं। पंचायत की वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए कौन सा आयोग गठित किया था 5 वर्षों पे? तो गठित किया था किसका? वित्त आयोग का।
110 सामूहिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो वो है ई नंबर, उपयुक्त में मतलब इसमें से ये अधिक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 111 के आप क्वेश्चन पढ़िए, डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आंसर बताऊँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 111 का और डी नंबर। 112 का आंसर क्या हो जाएगा? डाटा पढ़िए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 112 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। संयंत्र मशीनरी उपकरणों में रुपया 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, ठीक है। 13 बात करते हैं, 113 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो गलत कौन सा है? तो बी नंबर, कुओं का निर्माण ही गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 144। इसमें आपका 14 कह रहा है कि भंडारी समिति, याद रखना है, किस सम्मिलित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना सम्मिलित है, याद रखना है। और इससे 15 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए नंबर। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, इनमें से कौन सा भारत के बजट 22-23 के प्रमुखता सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो डी विनिवेश। 17 नंबर क्वेश्चन आंसर बताएं, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? भारत की टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? तो कितना था? 11.7, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वस्तु वर्गीकरण माप समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा तो 18 में कितना था? तो वो था, आपको याद रखना है, 1.7%। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ अग्रिम अभियान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ था? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 109.5 मिलियन टन। आगे बात करते हैं 20 में क्वेश्चन, जीवंत ग्राम कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? संबंधित है आपका, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गरीबों सीमावर्ती गाँवों के विकास के लिए है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, किसका कहता है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार, ठीक है, इसमें चूज करना है रॉन्ग कौन है? तो रॉन्ग कौन है? तो हो जाएगा डी नंबर, बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% वृद्धि हुई है, ये गलत है, बाकी सब सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 122 नंबर, आपको शहरीकरण के मामले में इसको अरेंज करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 122 का वो हो जाएगा आपका ए नंबर, नालंदा, मुंगेर, पटना। आते हैं क्वेश्चन 123, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा बिहार का जीडीपी का कितना का अनुपान है? तो हो जाएगा सी नंबर, 3.47, आपको याद रखना है। 24 में क्वेश्चन बात करते हैं, इसमें दिया आपका 7 में से चूक पार्ट नंबर 2 की योजना ऐसा नहीं है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? डी, सभी के लिए वायु मार्ग, ये नहीं है इसका हिस्सा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है? ये कह रहा है कि प्रतिभूति आय में आपको अवरोही क्रम से जाना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, सीमांत गांधी किससे जानते हैं? तो जानते हैं किसको? अब्दुल गफ्फार खां, तो इसका याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको याद रखना है, वो हुई थी आपका ग्वालियर में। और ये मरते वक्त किससे उनके जब ये वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो लास्ट टाइम किससे युद्ध की थी? तो सर हीरोज से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, आपको याद रखना है। और इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका, आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे पर बम की तरफ गिरा? किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जो कि हमारे भारत के दूसरे आईसीएस थे, और उनको बंगाल का पिता कहा जाता है, और भारत का बक्र कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन 129, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो आपको याद रखना है, किसको मारा था? ये मारे थे माइकल ओडवार। किसको? माइकल ओडवार को मारे थे, जो कि ये घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला हत्याकांड के बाद हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। 130 में क्या कहता है कि बारदोली सत्याग्रह का संबंध किसने किया? तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी आंदोलन में इनको सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इनमें से कौन 1946 में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं था? तो आपको याद रखना है, रमजी मेमोलाड नहीं थे, बाकी ये 3 लोग थे। कौन कौन? सर स्टुअर्ट क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगर बात करते हैं 132 नंबर, प्रसिद्ध गांधी विश्वविद्यालय कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1931 में, आपको याद रखना है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये बात करूँ 133 नंबर, तो ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण संहिता की मांग की गई थी? तो 1929 लाहौर अधिवेशन, ठीक है। और ऑप्शन भी दिया ना, बेलगांव अधिवेशन 1924। इसमें पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था, किसमें? बी में, मतलब उसकी अध्यक्षता करी थी 1924 में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज द्वीप। और 135 की बात करूँ तो फरवरी 2022 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित चौरी चौरा कांड किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, सबसे नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास किया था? तो कहाँ किए थे? मुजफ्फरपुर में। और यहीं थे सबसे कम एज में इनकी फांसी हुई थी पूरे क्रांतिकारियों में। इनका एज था 18 वर्ष 8 महीना 8 दिन, उसके बारे में फांसी हो गई थी। सबसे कम एज का थे कौन? खुदीराम बोस, सबको याद रखना है। 38 क्वेश्चन कहता है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो किस गया था? तो ये हो जाएगा जगजीवन राम। 39 में क्वेश्चन कहता है कि 1942 में किस त्योहार के अवसर पे जयप्रकाश नारायण की हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? किससे? दीपावली पे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का सभापति कब चुना गया? तो कब चुना गया था? तो याद रखना है, दिसंबर 1946 को, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये हम लोग ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कुछ मैथ क्वेश्चन है, तो मैथ क्वेश्चन ईजी आप सॉल्व कर लीजिएगा इस, क्योंकि मैथ क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसका अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। ये रहा 147 नंबर, ठीक है, 143, ठीक है। 142 नंबर ये रहा, 143 नंबर, 144 नंबर ये रहा, 145 नंबर। उसके बाद बात करूँ 146 नंबर, 147, 148 नंबर क्वेश्चन, 149 नंबर और 150, 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिए और पूरे अच्छे तरीके से मैंने इसमें विश्लेषण करने का प्रयास किया। ऐसा करता हूँ कि आप इसको अच्छा लगा, आप इसको एंजॉय किए होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही मैं वीडियो जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन का विश्लेषण का और भी लाता रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट।